स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे के किसी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न वाला क्वेश्चन, जिसमें से आपको 25 प्रश्न का सेट मिलेगा और आज सेट नंबर 2 है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हुआ है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, जैसे कि ए ऑप्शन में है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, 19 में, यानी कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपको इसका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये 15, 16, 19 तीनों ही अनुच्छेद जो है भारतीय नागरिकों को ही सिर्फ प्राप्त है, विदेशियों को ये नहीं प्राप्त है दोस्तों मूल अधिकार। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथन पर विचार कीजिए। आपको जो है इस तीन कथन है, यहाँ पे आपको विचार करना है कि क्या इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो दूसरा नंबर पहला ऑप्शन देख रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नहीं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम आपको न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन, ये तो सही है, लेकिन इसके लिए 1/4 सदस्य नहीं बल्कि 1/3 सदस्य जो है वो प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, यानी कि इसमें तीनों ही कथन गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है। यानी सबसे पहले आपको बता दें कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित होती है, उसके बाद राज्यसभा में जाती है, तो वो अधिकतम जो है इसमें 14 दिन तक रोक सकती है और 14 दिन के बाद अपने आप वो लागू हो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, आपके पास दो ऑप्शन है, दो यहाँ पे पहला लिखा है भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिकतर अधिवक्ता रहा हो और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ केवल एक ही कथन सही है, क्योंकि उसको 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण करना होगा या उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहना होगा, लेकिन ये नहीं है कि उसकी आयु 35 वर्ष, ऐसा ही इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है दोस्तों। तो सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी 4 का प्रश्न हो जाएगा, केवल एक आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। यानी कि आपको बताना है कि वित्तीय आपात अगर राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन होती है तो संकल्प सदन के दोनों सदनों के द्वारा इसको 2 माह में भीतर जो है आपको इसको उद्घोषणा हो जाना चाहिए, यानी कि 5 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। यानी भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो आया था वो कब आया था। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी है 1963। तो 1963 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में लाया गया था। यहाँ पे 6 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध दिया गया है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपको बता दें कि यहाँ 36 से लेकर 51 तक होता है, वो डीपीएसपी होता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है, लेकिन इसके किस अनुच्छेद में उपबंध बताया गया। तो अनुबंध उपबंध जो है आपको अनुच्छेद ए यानी अनुच्छेद 37 में दिया गया, यानी 7 का इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल इसको याद रखना, अनुच्छेद 37 में ही आपको उपबंध लगाया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो चलैया समिति का आपका गठन बताना जा रहा है। तो चलैया समिति 1991 में लाया गया था। तो चलैया समिति का गठन 1991 में हुआ था। 8 का इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। तो कोको उत्पादन याद रखिएगा, ये चमड़ा उत्पादन तो ये भूरी क्रांति हो जाएगा दोस्तों, भूरी क्रांति से संबंधित है कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से, याद रखिएगा। गोल्डन रेशा हो जाएगा आपको, काली जो हो जाएगा आपको, और दूसरा ये सब आपको ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, मतलब बहुत ही जल्दी आता है विदेश से और बहुत जल्दी से ही चला जाता है, तो इस प्रकार से इसके क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या आपको बताना है। तो इसको याद रखिएगा, हॉट मनी कहते हैं, जो आएगा और जल्दी ही चला जाएगा। जो एक धन जो आसानी से विदेश से तो आता है और लेकिन आसानी से जो चला भी जाता है, इस प्रकार को हम लोग हॉट मनी कहते हैं। 10 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, यानी कि आपको गन्ने का उचित और
पारिश्रमिक मूल्य जो है कौन अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा ही एफआरपी जो है वो अनुमोदित होता है, गन्ने को उचित और पारिश्रमिक मूल्य। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? आपको ये बताना है कि असहयोग आंदोलन में सरकारी पदों का त्याग हुआ था, विदेशी माल का बहिष्कार भी हुआ था, अदालतों के द्वारा वकीलों का भी बहिष्कार हुआ था, लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने की पाबंदी थी, ये आपको उसमें शामिल नहीं था। यानी कि 12 का इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो कार्यक्रम जो हुआ था असहयोग आंदोलन में, उसमें ये शामिल नहीं था कि सरकारी वाहन से यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी जाए, ये इसमें नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो ये आपको 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, इसकी समापन तिथि याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गांधी के जीवन काल में घटी घटनाओं से कालक्रम सही नहीं है, इनमें से कौन सा कदम जो है इसमें कालक्रम में सही नहीं है? तो आपको बता दें, चौरी चौरी घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है, ये गोरखपुर जिला में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखेगा 1931 में हुआ था, 7 सितंबर को, ये भी सही है आपको। और पूना समझौता भी हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ये भी बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये 23 मार्च को नहीं हुआ था, ये 10 अगस्त को 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? यानी आपको बताना है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण किया था, वो कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943। याद रखिए दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को ही सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा? तो आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट 16 नंबर है आपको, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, मैंने किस अधिनियम के द्वारा? तो आपको बताना है 16 का आंसर आपको क्या होगा, यानी सती प्रथा का उन्मूलन जो होगा आपको याद रखिएगा 1829 के नियम 17 के द्वारा। 1829 के नियम 17 के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेगा, ये आपको बिहार पुलिस में पूछा है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके नियम के द्वारा हुआ था? 1829 के नियम 17 के द्वारा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो बहावी जो भी थे, बहावी आंदोलन से संबंधित, उसको कुचलने का काम जो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने किया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी। याद रखिएगा, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा कुचल दिया गया था बहावी आंदोलन को। नेक्स्ट है देखते हैं, 18वां प्रश्न है दोस्तों, कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? आपको बता दें, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें पाल तो थे, राष्ट्रकूट भी थे, प्रतिहार थे, लेकिन पल्लव इसमें नहीं थे। यानी 18 का इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, इसका आंसर हो जाएगा पल्लव इसमें त्रिकोणीय में संघर्ष में नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शव को दफनाने के अवशेष मिले, इसमें शव को सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? यानी कि आपको बता दें, 19 नंबर आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शव को दफनाने के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन इसको शव को जो रखा गया वो सिर किस दिशा में रखा गया है? तो ये आपको उत्तर दिशा में रखा गया है। 19 का इसका आंसर हो जाएगा उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण की दिशा में रखा गया था, उत्तर को सिर्फ और यहाँ दक्षिण में यहाँ पे रखा था। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? ये बौद्ध संगति का आपको बताना है, तो आपको बता दें कि चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुआ था कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में पहली शताब्दी की ईस्वी में, तो वहीं पे आपको बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? यानी कि महावीर स्वामी को कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे हुई थी? तो आप याद रखिएगा ऋजुपालिका नदी, यानी इसका नाम है निरंजना या ऋजुपालिका, यानी निरंजन नहीं दोस्तों, इसको ऋजुपालिका याद रखिएगा। 21 का आंसर इसका हो जाएगा सी, ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की इसको प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी जी को। ये आपको जैन धर्म में 24वें तीर्थकर है और वास्तविक संस्थापक है जैन धर्म के। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली पुत्र जो है, इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा सी, मखली पुत्र इसका नाम है पूरा, आजीवन संप्रदाय मखली पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा था? यानी स्थापत्य कला जब भी आएगा, यानी बड़ा बड़ा इमारत का निर्माण करना, शाहजहां, ताजमहल भी बनाया था शाहजहां ने, तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है मुगल काल में शाहजहां को।
मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आपको बताना है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो ये एक आचरण अधिकारी थे। आचरण अधिकारी को ही उस समय मुहतसिब भी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज के लिए 25 ही प्रश्न रहेंगे। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए अर्ज जो है, आपको दीवान ए अर्ज है, याद रखिएगा। 25 का सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी सैन्य विभाग से संबंधित है दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको सैन्य विभाग से संबंधित है। आज का 25 प्रश्न हो गया दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। और जिनको पहली बार चैनल पे आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।